स्वागत करता हूँ आप सभी का एमडी मीडिया वन का एक विशेष मंच जिसका नाम है रंग चर्चा एक मुलाकात। यहाँ हम बातचीत करेंगे शहर के ज्येष्ठ एवं युवा रंगकर्मियों से एवं ऑन स्टेज ऑफ स्टेज कलाकारों से। तो आज हमारे साथ यहाँ विशेष बातचीत करने के लिए उपलब्ध है नागपुर के ज्येष्ठ रंगकर्मी एवं स्कूल के मुख्याध्यापक श्री संजय जी सायरे। संजय सायरे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एमडी मीडिया वन का एक विशेष मंच रंग चर्चा एक मुलाकात में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोरोना काल में पूरी तरह से सुरक्षित होंगे एवं स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, आप भी सुरक्षित होंगे ऐसा जी अपेक्षा करते जी। हैं। संजय जी, मुझे बताइए कि नाटक से आपका परिचय कब, कैसे और कहाँ हुआ? मेरा नाटक से परिचय, मैं जब बचपन में तेलंगखेड़ी में रहता था तो तेलंगखेड़ी बुद्ध विहार में जयंती के कार्यक्रम में मेरे घर के सामने ही स्टेज रहता था और उस स्टेज पर नाटकों का मंचन होता था। तो उस नाटक के मंचन को देखना और उनकी रिहर्सल देखना, इससे मेरी इच्छा जागृत हुई थी। और बाद में मैंने 1980 में यहाँ पर विश्वकर्मा नगर में रहने आया, तब मैंने खुद नाटक की किताबें लाना, मंचित करना, ये काम मैंने किया। तो इस तरह नाटक ये शब्द से मेरा परिचय हुआ। फिर नाटक से आपका जुड़ना कैसे हुआ वहाँ से? हाँ, नाटक से जुड़ना ऐसा हुआ कि जयंती कार्यक्रम में नाटक की किताब लाकर उसको मंचित करना, खुद अभिनय करना, ये काम करते करते मैंने बाबा साहब आम्बेडकर कॉलेज में दाखिला लिया, दीक्षा भूमि। पर वहाँ पर अभिनव कला निकेतन का मैंने निवेदन पढ़ा नोटिस बोर्ड पर, और वहाँ पर मैं नाटक में भाग लिया। और पहला मेरा नाटक था विकल्प, जो दादाकांत धनविजय लिखित और दिग्दर्शित था, और उनके फिर अनेक नाटकों में काम किया। केवल जीवन तारे हमारे साथ थे, दादाकांत धनविजय इनके जागरण, सिद्धांत, ऐसे नाटकों में काम किया और मेरी नाटक की शुरुआत हुई। तो बतौर एक रंगकर्मी आपकी नाटक की शुरुआत शालेय जीवन से हुई या फिर महाविद्यालयीन जीवन से? हाँ, मेरी शुरुआत शालेय जीवन से तो नहीं हुई, लेकिन मुझे याद है कि प्राथमिक शाला में जब मैं पढ़ता था, चौथी क्लास में पढ़ता था, तब मराठी नाटक पेंद्याचे लगीन ऐसा एक नाटक था। तो उसमें मैंने पेंद्या का रोल किया। तो वो मेरी शुरुआत थी, लेकिन मैं उतना नाटक में शामिल नहीं हो पाया था, सिर्फ मैं बस्ती में देख सकता था। लेकिन अभिनव कला निकेतन के जरिए मैं बड़े बड़े मंचों पर नाटक किया हूँ। सांगली, दिल्ली, नागपुर, वणी, वरोरा, ऐसे चंद्रपुर, ऐसे क्षेत्र में पथनाट्य में, 2 अंकी नाटकों में, एकांकिकाओं में मैंने काम किया है। इस तरह से जुड़ा था मैं। कुल आपने कितने नाटकों में अभिनय किया? एज अ लेखक आपने काम किया, हाँ। एज अ दिग्दर्शक आपने काम किया, ऐसे मतलब एज अ परिपूर्ण नाटककार जिसे कहा जाता है। तो ऐसे कुल कितने नाटकों में आपका सहभाग था? करीब मैंने 10-15 नाटक तो लिखे हैं, और 10 से 20 नाटकों में मैंने अभिनय किया है। और जैसा राज्य नाट्य स्पर्धा, कामगार नाट्य स्पर्धा और एकांकिका स्पर्धा, या आकाशवाणी, दूरदर्शन, ऐसे जगह में मैंने नाटकों में काम किया है। मैंने नाटक भी लिखे हैं। मेरा पहला पथनाट्य झुंझ था, जो मैंने खुद मंचित किया और दिग्दर्शित भी किया था, तो उसमें भी काम किया। खबरदार ये मेरा नाटक है, घंटाभर भगवान दास, ऐसे मेरे लिखे हुए नाटक है। और इन्हीं नाटकों को मैं निर्देशित भी किया है, इसलिए निर्देशन में ज़्यादा नाटक नहीं है, अभिनय में ज़्यादा है। और ये हमारी यानी जुड़ने की प्रक्रिया है। ये सारे नाटक लिखे हैं, नभोनाट्य भी लिखे हैं आकाशवाणी के लिए, और रविवारचा गप्पा करके ये भी सदर चलता था, उसमें वो भी मैंने लेखन किया है। और झुंझ ये नाटक को प्रथम पुरस्कार भी मिला है, इतना ये है। झुंझ ये नाटक पथनाट्य है या फिर लाइव नाटक? ये झुंझ ये नाटक पथनाट्य है जी, लेकिन हमने इसको प्रबुद्ध जलसा के माध्यम से इसको पेश किया है, प्रबुद्ध रंगभूमि नागपुर की ओर से।
तो ये पहले के ज़माने में जैसा सत्यशोधक जलसे थे महात्मा जी फुले के, दिनकर राव जवड़कर इनके छत्रपति मेड़े थे, वैसे वामन दादा कर्डंग इन्होंने अम्बेडकरी जलसे लाए और फिर हमने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रबुद्ध भारत को उजागर करने के लिए प्रबुद्ध जलसा ये हमने नया प्रकार लाया है। और वो प्रकार मैंने लिखा जिसमें मैंने पोवाड़ा लिखा, एक गीत लिखा है जय भीम वाला, और एक फोक फॉर्म में उसको हमने प्ले किया था, ऐसा है। जैसा कि आपने कहा सायरे जी कि आपने अभिनय किया, आपने एज अ लेखक काम किया, एज अ डायरेक्टर काम किया, तो ऐसा एक कोई तो भी आपका रोल या फिर जो एक पात्र आपने जिया होगा रंगमंच पर, यस, तो ऐसा कोई एक पात्र होगा जो मतलब आपके बहुत करीब होगा, बराबर, जिसे करने पर आपको लगता होगा कि ये जो मैंने पात्र किया ये मेरे बहुत करीब है, मतलब ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से बहुत ही अटैच है, जुड़ा तो हुआ ऐसा कोई एक पात्र होगा जो आप मतलब आपको याद आता हो वो नाटक उस पात्र के जरिए, तो उस पात्र के बारे में बताइए। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। मेरे जीवन में मैंने अभिनव कला निकेतन के ही माध्यम से एक मुरलीधर जाधव इनकी कादंबरी थी कार्यकर्ता, और इस कार्यकर्ता कादंबरी को हमने नाट्य रूपांतरित किया। सिद्धार्थ जी गायधने जो हमारे अभिनव कला निकेतन के अध्यक्ष रह चुके, तो वो उस नाटक में मैंने कार्यकर्ता की का मेन रोल किया, सदा की भूमिका किया। और वो सदा की भूमिका मुझे आज भी मैं भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उस नाटक की साल भर रिहर्स हुई और साल भर उसकी पब्लिसिटी हुई, और पंजाबराव देशमुख हॉल पूरा खचाखच भरा, 100 लोग बाहर खड़े सुन रहे थे उस नाटक को, और बाहर में वो कादंबरी भी खड़े खड़े 100-200 कादंबरी बिक गई है। तो वो मेरे जीवन का नाटक ख़त्म होने के बाद में लोगों का पूरा गोल गोल खड़े रहना और मिलना जुलना और शाबाशी देना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और ये मैं भूल नहीं पाता। दूसरा अचीवमेंट ये है कि मैं दूसरे अखिल भारतीय आम्बेडकरी नाट्य सम्मेलन का अध्यक्ष रह चुका हूँ, जो भंडारा में मोरेश्वर मेश्राम जी इन्होंने, अमर रामटे के अरुण गाड़े इन्होंने आयोजित किया था। वहाँ का आयोजन देख के भी मैं मोहित हुआ, और वो भी नहीं भूल सकता मैं। ये 2 इंसिडेंट्स है मेरे जीवन के। हाँ, उस पात्र का नाम मुरलीधर जाधव था? नहीं, उस पात्र का नाम सदा था, सदाशिव। अच्छा। जो समाज में जाके कार्य करता है, लेकिन उसके घर की परिस्थिति बहुत ही ख़राब रहती है। खाने के लिए कभी कभी पैसे नहीं रहते, बीवी झगड़ा करती है, गुस्सा करती है, और उनके भी घर में झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो समाज की तरफ ध्यान देता है, ऐसा वो कार्यकर्ता। तो ये मराठी नाटक था। नाटक का नाम आपको याद हो? कार्यकर्ता। हाँ, कार्यकर्ता ये नाटक का नाम हमने रखा था। तो सदा मतलब उस नाटक में कार्यकर्ता ही रहता है? कार्यकर्ता ही रहता है। वो एक ही की बात करने जाता है, तो रिपब्लिकन एक ही की बात करने जाता है, वो उसको नीले झंडे से कार्यकर्ताओं द्वारा मारा जाता है, वही उसका अंत होता है। सायरे जी, जैसा कि आपने इतना सारा रंगमंच किया है, आपका अनुभव तो बहुत कड़वा मीठा, अच्छा बुरा अनुभव तो मिला होगा आपको। तो ऐसा कोई पल इस आपकी जो रंग यात्रा जो अब तक की आपने, वहाँ से जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, तो इस रंग यात्रा में आपका कोई ऐसा पल जो आपको हंसाने पर मजबूर करता है, रुलाने पर मजबूर करता है, जो आपको उस दौर पर लेके जाता है, अगर आप वो पल साझा करना चाहते हैं हमारे दर्शकों से तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बिल्कुल। वो कार्यकर्ता नाटक के बाद में उस दिन रात भर सोया नहीं था, मालूम नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि पाली है। और कुछ ऐसे भी समय आते थे जब हम पथनाट्य करने जाते थे, तो कभी कभी हमें आने जाने का किराया भी नहीं दिया जाता था, तो हम लोग मायूस होकर, नाटक की फीस तो छोड़ो, आने जाने का किराया भी नहीं दिया जाता था, तो हम लोग पैदल दूर दूर से चले आते थे। तो ये एक अनुभव, दुखद अनुभव भी हमने सहा है। लेकिन समाज का जो सामाजिक जागृति जागृति का जो कीड़ा था वो हमारे इसमें था, इसलिए हम पीछे हटे नहीं, हम काम करते गए और आगे बढ़ते रहे। प्रबुद्ध विद्यालय, हाँ, ये जो स्कूल है, यहाँ पर आप मुख्याध्यापक इस भूमिका में हैं। यस।
तो इस भूमिका को निभाते हुए हम्म, रंगकर्मी की एक भूमिका निभाना, ये दोनों भूमिका समांतर में लेके चलना, ये मतलब कैसा आप वक्त निकालते हो और ये कैसा कर सकते हो? ये इस स्कूल में मैं लगा उसके पहले से तो मेरा रंगमंच शुरू ही था, लेकिन बाद में लगने के बावजूद भी मैंने स्कूल के बच्चों को अभिनय पढ़ाया, स्कूल में छोटे छोटे बाल नाट्य लिखकर मंचित किया। मुझे तो ऐसा पता चला कि आप प्रबुद्ध विद्यालय में ही पढ़े। हाँ, यस यस यस। बात यह है कि ये मेरे बारे में ये बात बड़ी मुझे अहम लगती है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, उसी स्कूल में शिक्षक करके नौकरी की। बाद में आज मैं 2013 से मुख्याध्यापक पद पर कार्य कर रहा हूँ। ये मुझे अभिमान और फ़ख्र की बात लगती है। बहुत से दोस्तों को बताता हूँ तो उन्हें भी अभिमान लगता है जो मेरे साथ यहाँ पढ़े हैं। और मुझे मेरी जो कला है वो मेरे बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, ये लगा मुझे। तो मैंने गैदरिंग में, इस स्नेह सम्मेलन में बाल नाट्य लिखे हैं, पर्यावरण के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, सामाजिक समस्याओं के ऊपर। तो वो नाटक मैंने मंचित भी किए हैं, बच्चों को पढ़ाया भी है। और मेरे झुंझ इस नाटक में मैंने मेरे विद्यार्थियों को, जब वो 10वीं पास होने के बाद में, 10वीं तक तो मैं उनको बाहर नहीं लेके गया, लेकिन जब 10वीं के बाद में जो बच्चे, तो ऐसे 3-4 कई बैच है, उन बैच को मैंने पढ़ाया है, मेरे साथ में उन्होंने मंचन किया है, घूमे हैं, और उनका व्यक्तित्व भी कहीं निखर गया है, उनकी डेयरिंग बढ़ी है। आज बोलते हैं कि आपके नाटक में काम करने के वजह से हमें इंटरव्यू देने की डेयरिंग बढ़ी है, कहीं काम कर रहे हैं, कहीं कुछ सीरियल में काम कर रहे हैं, कहीं शॉर्ट फिल्म में काम कर रहे हैं बच्चे। ये मुझे, यानी इसका समाधान है। बतौर शिक्षक आप अपने विद्यार्थियों को नाटक सीखने के बारे में, नाटक करने के बारे में प्रोत्साहित करते हो, प्रेरित करते हो? बिल्कुल, उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ, प्रेरित करता हूँ। इसलिए ही मेरे बहुत से विद्यार्थी मेरे साथ में काम कर चुके हैं। उन्हें कामगार कल्याण केंद्र के स्पर्धा में भी मैंने सम्मिलित किया है, भाग लेने के लिए लगाया है। और ऐसे अन्य भी स्पर्धाओं में, जैसा स्कूल की तरफ से स्लोगन स्पर्धा हुई थी, रक्तदान स्पर्धा, स्लोगन स्पर्धा हुई थी, हमें प्रथम पुरस्कार हमारे स्कूल को मिला। मानवतेची शान, तुम्ही करा रक्तदान, ये चिटनीस पार्क में। तो ऐसे नहीं कि नाटक में ही नहीं, तो उनकी कथा में या कविता में, मराठी दिवस के ऊपर भी मैं बच्चों को विदर्भ साहित्य संघ में उधर लेके गया और उनको आगे बढ़ाया है। ऐसे कई, अभी ये स्वच्छता अभियान के ऊपर भी हमने पथनाट्य किया, या वकीलपेट चौराहे पे। तो बहुत सारे करते रहते प्रोत्साहित। सायरे जी, आपने रंगकर्म किया, आपने पथनाट्य तो बहुत किया उस दौर से, तो पथनाट्य, ये जो विधा है नाटक की, इस पर आपका क्या मत है? पथनाट्य ये बंगाल से आया हुआ एक प्रकार है, और पथनाट्य ये ऐसा माध्यम है जो विषय को परिणामकारक लोगों के सामने पहुंचाना और लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना, ये पथनाट्य का महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए ये पथनाट्य महाराष्ट्र में भी आया, उत्तर प्रदेश में भी, और सारे भारत में छा गया, क्योंकि इसका परिणाम डायरेक्ट लोगों को होता है, लोग सोचने को मजबूर होते हैं। इसलिए आज भी पथनाट्य चालू है, कर रहे हैं, हम लोग भी पथनाट्य कर रहे हैं। और पथनाट्य के माध्यम से लोगों में अच्छी डेयरिंग आती है, आवाज़ बढ़ता है। मुझे बताइए, पथनाट्य ये जो माध्यम है, ये जन जागृति, प्रबोधन का माध्यम है, ऐसा आपको बिल्कुल लगता है? आपको जन जागरण का माध्यम लगता ही है, क्योंकि सरकार भी बहुत सारी योजनाएं इस पथनाट्य के माध्यम से ही आगे बढ़ाती है और हमारे कलाकारों को वो मौका देती है। तो मुझे लगता है कि पथनाट्य बहुत प्रभावी माध्यम है, उसे बंद नहीं होना चाहिए। सही कहा। घंटा भर भगवान दास, यस, ये आपका लिखा हुआ नाटक है। यस, ये जो शीर्षक है, हाँ, ये बड़ा अपील करता है ये शीर्षक। हाँ, मतलब ये जो नाम है, मतलब बहुत से नाटक ऐसा रहते हैं हाँ, कि सेकंड पेज हम ओपन करें ना करें, हाँ, फर्स्ट पेज पे जो उसका शीर्षक रहता है वो बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो वो घंटा भर भगवान दास, ये शीर्षक आपको कैसे सूझा और वो नाटक की संकल्पना क्या है, ये ज़रा बताइए। हाँ,
मेरे दिमाग में मैंने 10-15 साल पहले ये नाटक लिखा है, घंटा भर भगवान दास। मेरे दिमाग में ये टाइटल था कि जो अलाल व्यक्ति होता है वो कुछ नहीं करता, बैठे बैठे उसको सब चाहिए। इस यानी ऐसा मेरी संकल्पना थी इस शब्द के पीछे। लेकिन मैंने इस संकल्पना को थोड़ा सा आगे लेके गया कि इसमें जो घंटा भर भगवान दास यह शब्द है, तो भगवान को भी वो पूछता है, भगवान को आगे सब मिन्नतें मानता है, लेकिन कुछ उसके बाद में वो स्वार्थी हो जाता है। तो मेरे नाटक के पीछे और एक शब्द छिपा है, स्वार्थ भक्ति के घंटा भर भगवान दास। जिनके भक्ति में स्वार्थ है, भगवान तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो भक्त है वो भगवान के नाम पर भी लोगों को फंसाता है। सही, ये मेरी संकल्पना है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये शीर्षक बड़ा ही मतलब ऐसा वो जिसे कहते हैं कि जैसा शीर्षक, अब नाटक में क्या था वो नहीं पता, लेकिन ये जो शीर्षक है ये मतलब ऐसा लगता है कि ये नाटक हमें देखना ही चाहिए कि भगवान दास घंटा भर ये क्या है। बिल्कुल देखना चाहिए। शीर्षक मतलब आपको ऐसा लगा? मैंने भी लिखा तो जैसा शीर्षक लेकर लोगों के चेहरे पर हंसी आती है, उसी प्रकार वो नाटक भी देखने पर लोगों को हंसी आती है। पहले तो हंसी आती है, व्यंग्यात्मक नाटक, हाँ, विडंबन पर मैंने उसका लेखन किया है, लेकिन लोगों को सोचने के लिए भी मजबूर किया है कि ये कैसा होता है। स्कूल के, कॉलेज के विद्यार्थी, मंदिर के पुजारी, इस देश के नेता, इस देश के भिखारी, इस देश के छोटे मोटे कारोबारी, ये सारे भगवान के भरोसे पे रहने की सोचते हैं, लेकिन भगवान को किस तरह फंसाते हैं, भगवान के नाम से लोगों को उल्लू बनाते हैं। ये मेरा विषय। इस नाटक के आपने बहुत सारे प्रयोग किए। बहुत सारे प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन पहला प्रयोग लखनऊ में मैंने किया। लखनऊ, हाँ, लखनऊ में हमारे मित्र श्याम कुमार जी है, सम्यक थिएटर वाले, उन्होंने हमें बुलाया था। और बाद में कामगार कल्याण महोत्सव में, और एक बार बुद्धिस्ट शिक्षक फोरम में हमने किए थे मंचित। मतलब 5 प्रयोग तो 4-5 प्रयोग इसके हुए। सबसे अहम सवाल, प्रबुद्ध नाट्य परिषद, यस, ये जो आपके माध्यम से जो नागपुर विदर्भ में जो चल रही है प्रबुद्ध नाट्य परिषद, तो ये जो मूवमेंट है प्रबुद्ध नाट्य परिषद में, ये एक्चुअली इनका काम क्या है? और दूसरी बात ऐसी कि यहाँ पर आपका पद क्या है, हमें बताइए। यहाँ पर तो पद मेरा अखिल भारतीय प्रबुद्ध नाट्य परिषद में मैं पहले प्रबुद्ध रंगभूमि नागपुर का अध्यक्ष रहा, बाद में विदर्भ का हुआ, और आज महाराष्ट्र का मुझे अध्यक्ष बनाया है। और हमारे मित्र डॉक्टर कीर्तिपाल गायकवाड़, ये अखिल भारतीय प्रबुद्ध नाट्य परिषद के अध्यक्ष हैं। और हमारे जो प्रवक्ता है या प्रवर्तक जो जिसे कहते हैं, वो आयुष्मान टेक्सास गायकवाड़, भीमपुत्र। तो इन्होंने दलित नाट्य आंदोलन जो शुरू किया था, उसके पायनियर संस्थापक जो भीमपुत्र टेक्सास गायकवाड़ है, उन्होंने ही बाबा साहब अम्बेडकर इनके जन्म शताब्दी वर्ष में, यानी 1991 में, 1991 में इस प्रबुद्ध रंगभूमि की शुरुआत की। और उसके पीछे का कारण ये है कि हम कब तक दलित रहेंगे, एक सवाल। दूसरा सवाल है कि अगर हमें बाबा साहब के सपनों का भारत, प्रबुद्ध भारत साकार करना है, बनाना है, हम बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर बनाना है तो हमें सांस्कृतिक माध्यम को ही लेना पड़ेगा। और ये प्रबुद्ध रंगभूमि इस सांस्कृतिक माध्यम से ये मिशन को पूरा करने का मकसद रखती है। आप इस प्रबुद्ध नाट्य परिषद से आप कितने साल से जुड़े हुए हो? प्रबुद्ध नाट्य परिषद से मैं जुड़ा हूँ 1998 से जुड़ा हूँ, तो आज भी मैं जुड़ा हूँ। तो काफ़ी हमने प्रबुद्ध पथनाट्योत्सव किया है, प्रबुद्ध सांस्कृतिक समारोह किया है, चौथा प्रबुद्ध साहित्य सम्मेलन लिया है, और एक पात्रीय नाट्य सम्मेलन भी दूसरा हमने नागपुर में लिया है। उसके पहले पूना में हुआ है। पूना में भी शाहिर परिषद होती है। तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अभी प्रबुद्ध रंगभूमि दिन पर हम बहुत सारे कलाकारों को, लेखकों को, दिग्दर्शक, अभिनेता
इनको सम्मानित भी करते हैं। ऐसे बहुत से कार्यक्रम करते हैं। प्रबुद्ध प्रकाशन भी है, प्रबुद्ध रंगभूमि है, प्रबुद्ध फिल्म्स है, फिल्म्स के माध्यम से और ऐसे विविध क्षेत्रों के माध्यम से यूट्यूब चैनल भी और यूट्यूब चैनल भी है हमारा, प्रबुद्ध भारत मीडिया यूट्यूब चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हम कलाकारों को आगे लाते हैं। ये तो काम नया टैलेंट जो होता है, आप नया यहाँ से टैलेंट होता प्लेटफॉर्म है, देते हो। प्लेटफॉर्म देते हैं। संजय जी, एज एक नाटककार, एक बतौर नाटककार, आपकी यहाँ से आगे की क्या योजनाएं हैं? बतौर नाटककार मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा ये मिशन तो है, लेकिन हमारा जो कलाकार है, तो कलाकार को जैसा कभी परेशानी होती है तो उनको मदद करने की हमारी इच्छा होती है। हमने किया भी है और उनकी गिरी हालत में कलाकारों को मदद करने की हमारी इच्छा है। एक बड़े पैमाने पर हमारा थिएटर हो, हमें ऐसा लगता है कि हमारा खुद का एक थिएटर हो, तो हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा खुद का थिएटर रहे और वहाँ हम बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करें और लोगों को करने भी दें। तो ये हमारा एक मकसद है। मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि आप जो प्रयास कर रहे हो, कि जो चाहते हो कि एक नया थिएटर यहाँ से शुरुआत की जाए, और ये जो थिएटर को जो आप संकल्प कर रहे हो कि इस तरह से ही उसको ग्रस्त किया जाए, हाँ, तो मैं बहुत कामना करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी हो और बहुत सारे लोग जुड़े और ये कारवां चलता रहे जो आप सोच रहे हो। तो संजय सायरे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, हमारे एमडी मीडिया वन के जो विशेष मंच है रंगचर्चा एक मुलाकात, यहाँ पर आपने वक्त निकाला और एक हमसे यहाँ पर बातचीत की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी एमबी मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।